हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसकी बुक का नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो हम इसके प्रश्न को देखेंगे कि हमें अपने पेपर के समय कैसे उत्तर को स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। ठीक है, तो जिसमें प्रश्न है दास्ता पर अरस्तू के विचारों की विवेचना कीजिए। तो जो दास वर्ड होता है, जो दास के काम होते हैं, जो जो दास लोग अपने स्वामी की सेवा करते हैं, तो अरस्तु ने उस पे अपने विचार दिए हैं कि उनका मानना है कि जो दास लोग होते हैं वे शरीर से तो मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। वो उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, बड़े बड़े निर्णय नहीं ले सकते। तो इसलिए जो दास लोग होते हैं उन्हें स्वामी की सेवा करनी चाहिए, ताकि जो स्वामी हो अपने समाज को, अपने राजनीति को सही ढंग से चला सके और अपने समाज के लिए काम कर सके। तो इनका मानना ये था, जो कि आज के समय में नहीं चलता, ना ही इसको अच्छा माना जाता है दास्ता को। तो जानते हैं विचार, अरस्तु के विचार। तो जिसमें उत्तर है, अरस्तु ने दास्ता के बारे में अपने विचार पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में व्यक्त किया है। उनके विचार उस समय के सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में निहित थे और आज के समय में कई आलोचनाओं के केंद्र में है। अरस्तु के अनुसार दास्ता एक प्राकृतिक और आवश्यक व्यवस्था थी, जो समाज के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य थी। उन्होंने इसे प्राकृतिक दास्ता और कृत्रिम दास्ता के रूप में वर्गीकृत किया। उनके विचारों को विस्तार से निम्नलिखित बिंदु में समझाया है। अब आगे जानते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से कैसे इन्होंने बांटा है। तो जिसमें पहला पॉइंट है प्राकृतिक दास्तां का सिद्धांत। अरस्तु ने यह तर्क दिया कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से दास होने के लिए बने होते हैं। उनके अनुसार ऐसे लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कमजोर, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के योग्य नहीं होते। अरस्तु का मानना था कि ऐसे व्यक्ति का जन्म स्वामी की सेवा करने के लिए होता है और यह व्यवस्था न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, दास्ता की सामाजिक उपयोगिता। अरस्तु ने दास्ता को समाज की स्थिरता और आर्थिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना। उनका तर्क था कि दास श्रम के माध्यम से स्वामी अपने बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रकार दास्ता उच्च वर्ग के लोगों को समाज के प्रगति के लिए योगदान देने का अवसर देते हैं। ठीक है, जो दास वर्ग है वो जो स्वामी का काम करेंगे तो उनके कामों में उन्नति होगी, तो वो बौद्धिक रूप से जो स्वामी है उसको क्षमता मिलेगी, फिर वो राजनीति में अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जिससे समाज की प्रगति होगी। तो अरस्तु का मानना ये था। तीसरा पॉइंट है नैतिक और दार्शनिक पहलू। अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के आधार पर सही ठहराया। उन्होंने तर्क दिया कि जिन लोगों में तर्क और बुद्धि की कमी होती है वे दूसरों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए लाभान्वित हो सकते हैं। यह मार्गदर्शन स्वामी द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इस दृष्टि से उन्हें दास्ता को दासों के लिए भी लाभकारी बताया। मतलब जिसके पास बुद्धि कम है, तर्क करने की शक्ति कम है, तो वो किससे अपने मार्गदर्शन लेगा? स्वामी से। तो ये एक दृष्टिकोण लाभदायक हो सकती है, अरस्तु का मानना था। ठीक है, अब जानते हैं चौथा पॉइंट, जो है आलोचनाएं और सीमाएं। अरस्तु के विचार पर आधुनिक दृष्टिकोण से कई आलोचनाएं की गई हैं। जिसमें पहला पॉइंट है इसका, उनकी प्राकृतिक दास्ता का सिद्धांत मानवीय गरिमा और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ये मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाता है, ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक है, ये समानता का व्यवहार नहीं सिखाता।
फिर इसका दूसरा पॉइंट है उनका यह भी मानना कि कुछ लोग जन्मजात दास होते हैं। आज के समय में अस्वीकार्य और वैज्ञानिक रूप से ये गलत माना जाता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है उन्होंने दासता की क्रूरता और अमानवीयता की अनदेखी की और उन्हें इसे वैध ठहराने का प्रयास किया। तो ये क्रूरता का व्यवहार, अमानवीयता का व्यवहार देखने को माना, मतलब ये अमानवीयता का व्यवहार है, तो इससे लोगों को ठेस पहुंचती होगी, तो ये आलोचनाएं की गई हैं। तो अब जानते हैं पांचवा पॉइंट, अरस्तु के विचारों का ऐतिहासिक संदर्भ। अरस्तु के समय में दास्ता यूनानी समाज की एक सामान्य प्रथा थी। यह एक मुख्य रूप से युद्धों में पकड़े गए कैदी या ऋण के कारण दास बने व्यक्तियों पर आधारित थी। उनके विचार उस समय के सामाजिक ढांचे को प्रतिबिंबित करते थे। यह दास्ता को चुनौती देने की संभावना नहीं थी। मतलब जो यूनानी समाज में जो लोग, सामान्य प्रथा थी वहाँ की, ठीक है, जो लोग युद्ध करते थे या वहाँ पे लोग पकड़े जाते थे तो उन कैदियों को ऋण के कारण लाए जाते थे, फिर उन्हें दास की तरह काम करवाया जाता था। ठीक है, तो ये उन पे आधारित थे। अब जानते हैं छठा पॉइंट, आधुनिक दृष्टिकोण से अप्रासंगिकता। आज दास्ता को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, और इसे समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किया गया है। अरस्तु के विचारों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए, लेकिन आधुनिक मूल्य उनके तर्कों को अस्वीकार करते हैं। ये ऐतिहासिक संदर्भ में ठीक हो सकता है, पर आज के समय में ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं निष्कर्ष। अरस्तु ने दास्तां को एक प्राकृतिक और आवश्यक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, जो उनके समय की सामाजिक संरचना को दर्शाती थी। हालांकि उनके विचार आज के मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं हैं। उनके तर्क उस समय के सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक समाज में समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति उनकी आलोचना ही होती है। तो मतलब इतना ही है कि अरस्तु के विचार पहले के लिए या इतिहास के लिए ठीक हो सकते हैं, पर ये आज के समय में गलत है, लोगों की नैतिकता का हनन है और उनकी समानता का भी हनन है। ठीक है, तो जिससे इस विचार की बहुत सारी आलोचनाएं की जाती हैं। तो यही होता है हमारा आंसर कंप्लीट, जिसके लिए थैंक यू सो मच।